प्यारे बच्चों, अभी हम बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। अब देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि द ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस वी नॉट का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फ्रीक्वेंसी को किताबों में ऐसे लिखा जाता है, हम इसको एफ लिखते हैं, एफ। अब लिखा है कि टू फोटो सेंसिटिव मेटल्स है, मेटल ए एंड बी, आइडेंटिफाई विच मेटल हैज हायर वर्क फंक्शन। अब देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए आपको जीरो से स्टार्ट करना है, अगर ग्राफ ऐसा हो तो जीरो से ये वाला डिस्टेंस कम है, ये डिस्टेंस कम है। एक्चुअली में वर्क फंक्शन यहां पर पता क्या है, वर्क फंक्शन यहां पर फाई नॉट है, फाई नॉट, इसको फाई नॉट बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस कम है तो इसका वर्क फंक्शन कम होगा। एंड यहां से यहां तक का डिस्टेंस ज्यादा है, ये वाला डिस्टेंस है ना। एक्चुअली में देखो ये जो हमारा ग्राफ है कैसे आ रहा है, बी का ग्राफ हमारा यहां तक आ रहा है, ठीक है। देखो ग्राफिकल क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक हिस्सा होता है, क्योंकि बच्चों ग्राफ देख के डर जाते हैं। तो जब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो तो ये वाला हिस्सा आपका कम है, वाई इंटरसेप्ट कम है, और यहां पर जो वाई इंटरसेप्ट है ज्यादा है, दैट इज ज्यादा है, ये डिस्टेंस देखो ज्यादा है, ये ज्यादा है। तो इसका आंसर होगा मेटल ए। पूछा है किसका वर्क फंक्शन ज्यादा है, तो आंसर है मेटल ए, मेटल ए। अब क्वेश्चन में एक बात लिखा हुआ है कि जस्टिफाई योर आंसर गिविंग सुटेबल एक्सप्लेनेशन। आपको अपने आंसर को मतलब वो करना है, एक्सप्लेन करना है। तो आप बोलोगे देखिए इसको वाई इंटरसेप्ट बोला जाता है, तो आप बोलोगे वाई इंटरसेप्ट इज मोर, वाई इंटरसेप्ट ऑफ मेटल ए, मेटल ए इज मोर। यही इसका आंसर है कि जिसका ये दूरी ज्यादा होगा, वाई इंटरसेप्ट ज्यादा होगा, ये जो वाई इंटरसेप्ट जिसका ज्यादा होगा। ये क्वेश्चन क्या लिखना है, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई, ये एक नंबर का ही क्वेश्चन आएगा। ग्राफिकल, ग्राफिकल से आप उम्मीद मत रखो 2 नंबर 3 नंबर, नो। एक नंबर के क्वेश्चन में इतना ही करना है। क्या बात समझ पाए, क्या करना है कि वाई इंटरसेप्ट ज्यादा है। आप इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सुनो, लुक एट दिस क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन है द ग्राफ शोज स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ है, एक मेटल बी एक मेटल ए। इस बार क्वेश्चन अलग है, इस बार क्वेश्चन है हायर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो देखिए एक लॉजिक याद रखना कि जो हमारा वर्क फंक्शन होता है फाई नॉट, वो होता है h इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन को हम कई बार डब्ल्यू नॉट भी लिखते हैं, और लिखते हैं h इंटू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी एक ऑब्वियस बात बता रहा हूं, जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होगा उसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। तो हमें ऑब्वियसली पता है कि ये वाला दूरी ज्यादा है, यानी ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है ना। ए का वर्क फंक्शन ज्यादा है तो ए का ही थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। ये वाला दूरी कम है, वाई इंटरसेप्ट, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी ए होगा। तो जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा होता है उसी का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है। अच्छा क्वेश्चन था, नोट करो। अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और कॉम्पिटेंसी बेस्ड कह सकते हो। क्वेश्चन है द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद द अप्लाइड पोटेंशियल वी। तो पोटेंशियल, इस बार वी यहां पर पोटेंशियल है एंड जो करंट है उसके बीच का ग्राफ है। दो डिफरेंट मटेरियल है, जैसे एक मटेरियल ये रहा आपका और एक ये रहा, ठीक है। दो डिफरेंट मटेरियल के लिए when illuminated with radiation of two different intensity, अलग अलग इंटेंसिटी है। देख एक बार ये इंटेंसिटी है I1, ये इंटेंसिटी I1 है, करंट नहीं है, ये इंटेंसिटी है, और ये है इंटेंसिटी I2। ये ग्राफ हमें दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व दैट, ये है मेन, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व correspond to different material but same intensity of incident radiation, give reason for your answer। क्या लिखा, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व दैट correspond to different material but same intensity। देखिए इंटेंसिटी किनका किनका सेम हो सकता है। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब है कि फोटो करंट सेम होना। जब भी किसी का इंटेंसिटी सेम होगा तो आपका फोटो करंट सेम होगा, फोटो करंट आपका सेम होगा। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब है कि आपका करंट सेम होना चाहिए। तो देखिए यहां पर अगर हम देखेंगे तो इनका जो करंट की वैल्यू है, इंटेंसिटी, ये देखो करंट की वैल्यू इनका सेम था, यानी 3 और 4 सेम मटेरियल के हैं, एंड 1 एंड 2 क्या है, दोनों सेम मटेरियल के। तो इंटेंसिटी सेम होने से फोटो करंट सेम होता है। और करंट आप देखोगे तो ये साफ लिखा है कि ये जो इंटेंसिटी है सेम है, तो इनके करंट भी सेम होंगे। बात समझ पा रहे हो। तो इंटेंसिटी सेम होने से करंट की वैल्यू सेम होती है। तो क्वेश्चन पूछा ना, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ कर्व्स दैट कॉरस्पॉन्ड टू डिफरेंट मटेरियल बट सेम इंटेंसिटी। देखो इंटेंसिटी सेम होने का मतलब है कि वो सेम स्टार्टिंग पॉइंट से निकलेंगे, इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होगा, इंटेंसिटी सेम होगा। तो दिस इज व्हाट 3 एंड 4, 1 एंड 2। तो 1 और 2 का इंटेंसिटी सेम है, 3 और 4 का इंटेंसिटी सेम है। फटाफट गिव रीजन फॉर योर आंसर। ये रहा रीजन, इफ इंटेंसिटी सेम फोटो करंट इज सेम। तो इनका देखो फोटो करंट सेम है, दिख रहा है आपको, एक ही जगह पे है, इनका भी एक ही जगह पे है। प्लीज नोट करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। प्यारे बच्चों, ये एक नंबर का क्वेश्चन है, चुपके से आपकी लाइफ में एंट्री मार सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 1.5 वोल्ट। एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट है जहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है इतना। देखिए पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो के मैक्स का फॉर्मूला होता है आपका बहुत सिंपल, ईवी नॉट, जहां पर वी नॉट होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वी नॉट। अब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अगर आपको निकालना है तो ई की वैल्यू है आपका 1.6 10 की पावर -19, और वी की वैल्यू आप 1.5 लिख सकते हो। और आपका जो भी आंसर आएगा ये जूल में आएगा, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज को खोल दिया है। अगर हम प्यारे बच्चों ऐसा करते
हम ई की वैल्यू को छोड़ देते, ई की वैल्यू को छोड़ देते और सिर्फ वी की वैल्यू पुट करते, तो वी की वैल्यू कितनी है 1.5, तो इसको लिखते हैं हम 1.5 ई, क्योंकि हमने ई पुट नहीं किया है, हमने ई पुट नहीं किया, हमने क्या पुट किया है वी, तो इसका आंसर आता है 1.5 ई, और यहां हम लगाते हैं वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकता है, ईवी, सिंपल ईवी भी बोलते हैं, यानी ईवी पता है कब बोलते हैं, जब आप ई की वैल्यू ना डालो, जब आप ई की वैल्यू नहीं डालते हो तो उसी को हम ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखना। तो ये जूल में आंसर है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब इन क्वेश्चंस को हम ट्रिकी क्वेश्चन कहते हैं, ट्रिकी, दे आर रियली ट्रिकी क्वेश्चन। कैसे लिखा हुआ है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्स, काइनेटिक एनर्जी हमें दिया हुआ है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 ईवी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालो, तो आप बोलोगे देख बेटे तेज मत बन हमसे, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी नॉट, ईवी नॉट होता है, और तूने हमें काइनेटिक एनर्जी कितना दिया है, तूने हमें दिया है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप यहां पे लिख दो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये ईवी नॉट। अब क्या होगा, यहां से ई से ई कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 वोल्ट, 3 वोल्ट इज इक्वल टू वी नॉट। याद रखना हमेशा कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन में दिया है काइनेटिक एनर्जी इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आप लिख दो काइनेटिक एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ईवी नॉट, और ईवी नॉट का मतलब ही होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो आप बोलोगे ठीक है काइनेटिक 3 ईवी इज इक्वल टू ईवी नॉट, ई से ई कट जाएगा 3 वोल्ट, ये वी का मतलब यहां पर वोल्ट है, तो 3 वोल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये याद रखना वरना फंस जाओगे, ये गंदा फंसाता है ये क्वेश्चन, जिसको आता नहीं है बहुत गंदा फंसा देगा ये क्वेश्चन, हमने किया इसलिए आसान लग रहा है आपको, ये क्वेश्चन भी इजीली कर सकते हो, मतलब ये क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी में आ सकता है, जब आपसे काइनेटिक एनर्जी की बात करें पोटेंशियल देके, आप देखो कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। अभी देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, ठीक है, लिखा है द फिगर शोज 3 कर्व्स ए बी एंड सी, जो फोटो करंट और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है, कह रहा है कि इनकी इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी है I1 I2 I3 और फ्रीक्वेंसी है V1 V2 V3, यानी अलग अलग इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है V1 V2 V3। आइडेंटिफाई 2 कर्व, हमें 2 कर्व आइडेंटिफाई करना है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है, तो ये रहा देखो, सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब कॉन्सेप्ट क्या है बता रहा हूं, सेम फ्रीक्वेंसी, किसी की सेम फ्रीक्वेंसी होती है ना, सेम फ्रीक्वेंसी मींस सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल, सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसी की फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होगा, जैसे ये प्लस पोटेंशियल है और ये माइनस पोटेंशियल है, तो ये ए और बी के लिए अगर सेम फ्रीक्वेंसी है तो सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, तो हमने बोला ठीक है इनका पोटेंशियल सेम है, तो हम बोलेंगे हमारा जो आंसर है, हमारा आंसर है ए एंड बी, ए बी पेयर है जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या है सेम, ए और बी एक ही जगह आके रुक रहे हैं इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी सेम मानी जाएगी। जस्टिफाई आंसर, तो आंसर भी जस्टिफाई कर दिया और क्या बोला है, ठीक है यही था। अब ये हॉट्स क्वेश्चन है, हॉट्स का मतलब होता है कि आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड में हो, ठीक है ना, हॉट्स, तो यहां पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, ए और बी की, सी की फ्रीक्वेंसी अलग होगी और ज्यादा फ्रीक्वेंसी सी की होगी, ध्यान रखना सी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ए और बी की फ्रीक्वेंसी बराबर है। अच्छा क्वेश्चन था, वी कैन से इट अ गुड क्वेश्चन। अब देखो दिस क्वेश्चन इज आल्सो अ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि लिखा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है, एमिटेड बाय अ लेजर ऑफ पावर इतना, क्या बात है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्चुअली में देखिए हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फोटोन h इंटू में फ्रीक्वेंसी, एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है, लेकिन जब इसको हम टाइम से डिवाइड करेंगे ना, टाइम से डिवाइड करेंगे तो एनर्जी अपॉन में टाइम बन जाता है पावर, तो हम कहते हैं पावर इज इक्वल टू, ये कहलाता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, n बाई टी को बोलते हैं हम नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, और ये h इंटू में फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन हमें बोला गया कि कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, यानी हमें n बाई टी की वैल्यू निकालनी है, ये जो n बाई टी है यही हमारा है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, इसी को बोलते हैं n बाई टी को। तो n बाई टी को आपको निकालना होता है, तो n बाई टी निकालने के लिए आप क्या करो, पावर के नीचे h इंटू फ्रीक्वेंसी डिवाइड कर दो, आपको ये मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मिल जाएगा आपको पर सेकंड। तो पावर कितना है जी, पावर है इसमें 2 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -3, h की वैल्यू सबको पता है 6.626 10 की पावर -34, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया है 6 10 की पावर 14, तो 6 इंटू 10 की पावर 14, तो यहां से आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो आपने मुझसे क्या सीखा, आपने मुझसे एक बहुत सिंपल चीज सीखी, क्या सीखा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, एमिटेड बाय अ लेजर ऑफ पावर इतना, नंबर ऑफ फोटोन का ये फॉर्मूला ही याद कर लिया हमने, पावर अपॉन में hf इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, तो पावर को इससे डिवाइड करो, h इंटू में फ्रीक्वेंसी, h प्लैंक कांस्टेंट है, आपको आंसर मिल जाएगा। यानी ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है, तो बहुत सिंपल सी चीज है यार, कई बार आपको सिर्फ एनर्जी दिया हो तो आप भी नंबर ऑफ फोटोन निकाल सकते हो, कैसे, n निकालना होता है, जब एनर्जी दिया हो तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, और पावर दिया हो तो ये पावर अपॉन में hf इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। देखो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी,
तो कई लोग इसको करके जाते नहीं है। तो देखो फोटो करंट यहां लिखा जाता है, फोटो करंट, और ये इंटेंसिटी यहां लिख दो। एक ग्राफ बनेगा लीनियर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। लेट अस सी। सो अब देखिए क्वेश्चन है, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर मेटल पी एंड क्यू। यानी वही ग्राफ है, ठीक है। अब ग्राफ में बोल रहा है आइडेंटिफाई द मेटल जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो हम जानते हैं कि इसी की ज्यादा होगी। और बोला है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। तो यार वर्क फंक्शन कैसे निकालोगे, ये तो पंगे वाली बात है। वर्क फंक्शन निकालने के लिए देखो एक फॉर्मूला तो ये है, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट। उसके लिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये आपको सोचना पड़ेगा। क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो बहुत सिंपल लॉजिक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज दैट फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सॉरी बिलो, उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। द फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट टेक प्लेस, द फ्रीक्वेंसी बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट टेक प्लेस। अब देखो ये जो वर्क फंक्शन इसको हम बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। कैलकुलेट द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल हैविंग द ग्रेटर वैल्यू, जिसकी वैल्यू ज्यादा है, यानी हमें इसके लिए निकालना है वर्क फंक्शन। अब देखो वर्क फंक्शन को इस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर ये क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है मैं आपको बता रहा हूं, दिस क्वेश्चन इज टू इजी। अगर हमारे पास यहाँ स्केल होता, ये स्केल होता, तो हम इसको ना ऐसे आगे बढ़ाते, इसको आगे बढ़ाते, क्योंकि हमें पता है इतने गैप को हम 2 बोल रहे थे, देखो इस गैप को हम 2 बोल रहे हैं, 2, तो इतना ही गैप अगला हो जाएगा ये 4, और इतना ही अगला गैप ये हो जाएगा 6। तो अब हम देखेंगे कि ये आके गिर कहाँ रहा है, सीधा 6 के आसपास गिर रहा है। कहाँ गिर रहा है, यहाँ पे। तो हम यहाँ से डायरेक्टली वर्क फंक्शन निकाल सकते थे। एक तरीका तो ये होता है कि आप ग्राफ को सीधा लेके आइए और आपको यहाँ पर वर्क फंक्शन मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है, अगर आपको कभी वर्क फंक्शन निकालना हो तो आप एच एफ नॉट, ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप ये लेते हैं, जिस टाइम पर आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है। जब आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है तो उसके सामने की फ्रीक्वेंसी को आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो क्यू के लिए ये वाला पॉइंट काम करता है एज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितनी है, 6 इंटू 10 की पावर 14। देखो लिखा है कि फ्रीक्वेंसी आपको 10 की पावर 14 में लेना है, तो यहां पर हम लेंगे 6 इंटू 10 की पावर 14 और h से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्क फंक्शन निकलेगा फाई नॉट। फाई नॉट हो जाएगा h 6.626 10 की पावर -34 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 14, और ये आपका जूल में आंसर आएगा। ठीक है, आप प्लीज इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने मुझसे क्या सीखा कि अगर आपको कभी वर्क फंक्शन निकालने हो तो 2 तरीके हैं, या तो आप ग्राफ में नीचे वाले हिस्से को देखो, पर ये इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम सीधा ग्राफ ला नहीं रहे। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला एच एफ नॉट, और एफ नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये इसलिए वैल्यू दे रखी है 2 4 6 और लिखा है कि 10 की पावर 14। ये इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना एग्जाम में कभी लिखा हो तो। अब मेरे सुंदर बच्चों प्लीज ध्यान दो, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है इसका थर्ड पार्ट, जो थोड़ा कठिन टाइप का है। थर्ड पार्ट है इसका, कैलकुलेट द डिटरमाइन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। देखिए यहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है कि अगर आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो वो है ईवी नॉट, और वी नॉट का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आप ग्राफ से पता नहीं लगा सकते, ग्राफ से आप वी नॉट की वैल्यू पता नहीं लगा सकते। लगा सकते क्या पता, क्या पता लगा सकते हो, क्या हम काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला यहां इस्तेमाल कर सकते हैं ईवी नॉट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हम ग्राफ से पता लगाना कठिन है ना। तो हम यहां पर आइंस्टाइन साहब का इस्तेमाल करते हैं, उनका इक्वेशन ये होता है कि जो h इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, h इंटू में फ्रीक्वेंसी माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए हमें h की वैल्यू ना पता है, और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दे दिया इसने, बोला फ्रीक्वेंसी है 8 इंटू 10 की पावर 14 के आसपास। फ्रीक्वेंसी है 8 इंटू 10 की पावर 14, जिसको नहीं पता मैं बता दूं। तो एक्चुअली हमें h की वैल्यू पता है, और क्वेश्चन में लाइट की फ्रीक्वेंसी भी दे दी इसने, और वर्क फंक्शन जस्ट अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, नहीं समझे। तो जो हम वर्क फंक्शन ऊपर कैलकुलेट करेंगे यहां लिख देंगे, यानी h इंटू एफ माइनस वर्क फंक्शन, तो आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, जो आप खुद ही करोगे। अगर मान लो एग्जाम में आप इतना लिख के आ गए और आप सॉल्व नहीं कर पाए, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे, क्योंकि आपने अटेम्प्ट किया है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप कैलकुलेशन नहीं कर पाए क्योंकि आप इंसान है, और वो ऑब्वियस बात है। ठीक है, पेपर आने वाले हैं, पूरा ही करेंगे मॉडर्न फिजिक्स आज। देखिए लिखा हुआ है, a graph between 1 by root v and d Broglie wavelength is shown for two particle equal charge but different mass, identify which। अच्छा क्वेश्चन। देखिए वेवलेंथ का एक फॉर्मूला होता है वो होता है h बाई अंडर रूट, क्या क्या दे रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल 2m
EV, जहां पर यही स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, पार्टिकल ऑफ डी ब्रोगली 1/√v, v मतलब पोटेंशियल होता है ना, v यहाँ पर पोटेंशियल है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, जिसको आप v नॉट भी बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन होती है। अब इस इक्वेशन की सबसे खास बात क्या है, इसने बोला कि डिफरेंट मास है इनका, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ओके। वैसे मैं आपको डिटेल में समझाऊं तो ग्राफ कैसे होना चाहिए था, देखो ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, समझना ध्यान से, h 1/√v नॉट और बगल में √2me। तो कायदे से ग्राफ ऐसा होना चाहिए जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनते रहना, मैंने कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले में v को अलग कर लिया बस, और बाकी 2me को अलग कर लिया। अब मैं बता रहा हूं कि ग्राफ कायदे से कैसा होना चाहिए था। ग्राफ ऐसा होना चाहिए था कि ये होना चाहिए था वाई एक्सिस पे, सुनना ध्यान से, अगर ये वाई एक्सिस पे होता, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे होता इस, और ये वाला होता एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे होता, तो ये पूरा, ये जो पूरा बचा हुआ, इस पूरे को हम स्लोप कहते हैं, स्लोप। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राफ कैसा आना चाहिए था, ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, तो हम कहते हैं ग्राफ ऐसा आना चाहिए था कि वाई एक्सिस पे इसको रखा है तो लैम्डा को यहां होना चाहिए था, और एक्स एक्सिस पे रखा है हमने 1/√v, तो एक्स एक्सिस को हमने 1/√v नॉट रखा है, तो ग्राफ ऐसा आना चाहिए था। और जब ग्राफ ऐसा बनता तो हम कहते हैं कि देखो जिसका स्लोप, देखो ये है स्लोप, ये स्लोप है, स्लोप, तो यहां पर इस ग्राफ में अगर हम स्लोप को देखेंगे, स्लोप, तो स्लोप जो है वो ये है h/√2me, तो स्लोप की वैल्यू है h/√2me, जो क्या सेंस करता है कि अगर किसी ग्राफ का स्लोप ज्यादा है, स्लोप, तो उसका मास कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका मास कम होगा। तो ये सब बातें कब ठीक है, जब आप ओरिजिनल तरीके से पढ़ोगे। ओरिजिनल तरीका क्या है कि यहां पर वेवलेंथ होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए 1/√v नॉट, है ना, यहां वेवलेंथ होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए 1/√v नॉट, ये है ओरिजिनल तरीका। लेकिन जब भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनता है ना, जब भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर बनता है तो वो उंगली करते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर हमारी जो थियोरी है, हमारी थियोरी हमें ये समझा रही है कि कायदे से यहां पर वेवलेंथ होना चाहिए और यहां पर होना चाहिए 1/√v नॉट, तो हम कहेंगे कि ये रिलेशन होल्ड करेगा कि स्लोप ज्यादा तो मास कम। पर इन लोगों ने गेम खेला, इन लोगों ने ग्राफ के पल्ले पलट दिए, पल्ले पलट दिए तो हमारा आंसर भी पलट जाएगा। जैसे देखो पल्ला अगर सीधा है तो हमारा आंसर भी सीधा है कि स्लोप ज्यादा तो मास कम, स्लोप मतलब एंगल, जैसे ये ए है और ये बी है, तो स्लोप किससे ज्यादा है, ए का, अगर ए का स्लोप ज्यादा है तो ए का मास कम होगा, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से। पर क्वेश्चन बनाने वाले ने क्या बुद्धि लगाया, उसने कहा चलो हम ग्राफ के एक्सिस बदल देंगे, तो यहां पर उल्टा होगा, देखो यहां पर ऐसा होगा कि अगर स्लोप ज्यादा तो मास भी ज्यादा, जैसे यहां पर क्या है, स्लोप ज्यादा तो मास कम, पर यहां पर है स्लोप ज्यादा तो मास ज्यादा, क्योंकि उसने पल्ले पलट दिए। तो इस बार बताओ स्लोप किससे ज्यादा है, ए का, तो ए का मास क्या होगा, ज्यादा, तो ए का मास ज्यादा है, ए का मास ज्यादा है और बी का मास क्या है, कम। देख रहे हो भाई क्या गेम खेला गया है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना, ये बड़ा पेचीदा केस होता है, ये सिंपल केस नहीं है, ये इन लोगों ने पूरा बुद्धि लगाया अपना, पूरा बुद्धि, ठीक है। आओ प्यारे बच्चों, अब लिखा है ये क्वेश्चन, देखिए लिखा है अ पार्टिकल मूव्स 3 टाइम्स फास्टर देन एन इलेक्ट्रॉन। कोई पार्टिकल है, पी बोल देते हैं पार्टिकल को, और इलेक्ट्रॉन की स्पीड है v, इसकी वेलोसिटी है v, तो इसकी वेलोसिटी है 3v। यहां पर v का मतलब वेलोसिटी है, वोल्टेज नहीं है, पोटेंशियल नहीं है। द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इतना, ये -4 है यार, ये दिखता नहीं है, पता नहीं क्या है इतना, 8.3 × 10⁻⁴। और इनकी जो वेवलेंथ का रेशियो है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल अपॉन में वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका रेशियो कितना है, 8.3 10⁻⁴। The ratio of the de Broglie wavelength of that of the electron to that of the electron is इतना। Calculate the mass of the particle and identify it। ओ भाई साहब क्वेश्चन है। अब देखो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है h/mv। तो ये पार्टिकल का वेवलेंथ है, तो यहाँ पर होगा मास ऑफ पार्टिकल, समझ रहे हो, और यहाँ पर होगा 3 × में v, फिर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू में v। अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, क्यों डिवाइड करना आपको पता ही होगा लॉजिक, s से h जाएगा, v से v जाएगा, और इनका रेशियो दे रखा है ना, 8 है 8.3 10 की पावर, तो इनका रेशियो है 8.3 10⁻⁴ इज इक्वल टू में क्या आ रहा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई 3 टाइम्स मास ऑफ पार्टिकल। नहीं ठीक है, एम ऊपर घूम जाएगा और 3 mp आएगा, सही है। अरे देखो ना एक्चुअली में ऐसे लिखा हुआ है 1/3 मास ऑफ पार्टिकल अपॉन में 1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेशियो लिया ना मैंने, तो लैम्डा p बाई लैम्डा ई की वैल्यू लिख दी और ये ऐसे घूम जाएगा, ऊपर पलट जाएगा। अब यहां से देखो यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मास ऑफ द पार्टिकल निकालना पड़ेगा। मास ऑफ पार्टिकल कितना आ रहा है देखो,
तो मास ऑफ पार्टिकल यहां से निकालोगे तो वो आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर है अपॉन में 8.3 10 की पावर -4 इंटू में 3। अब भाई ये सब सॉल्व करना और फिर पार्टिकल को पता लगाना बड़ा कठिन काम है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31 अपॉन में 8.3 इंटू 3 और ये -4 ऊपर जाके +4 कर दो। अब भाई ये सब सॉल्व करना कठिन काम है। अब देखो भाई मैं आपको लॉजिकली बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन से 3 गुना भारी पार्टिकल कौन हो सकता है? तो इलेक्ट्रॉन के आसपास कौन हो सकता है? सोचो लॉजिकली, या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन। ये तो याद ही करना पड़ेगा आपको। सुन तो लो, ये तो चीजें याद करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप यहाँ तक एग्जाम में छोड़ के आएंगे, आपके बस की नहीं है। अगर आप सॉल्व भी कर लोगे तो पता नहीं लगा पाओगे कौन सा पार्टिकल है ये। अबे सबका हाँ, लेकिन एक तरीका है, आप इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है? सुन मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है सॉल्व करके, ठीक है? रुक जाओ, कैलकुलेटर से देखते हैं, रुक जाओ। मैं बताऊंगा एक तरीका बताऊंगा एक, जिससे आप आंसर इसका बता पाओगे इजीली, और जानबूझ के ही ये तरीका बताऊंगा आपको। रुक जाओ, 31 और +4 तो ये हो गया 29, हाँ 20 नहीं 29 नहीं 27, और ये हो गया 9.8 8.3 इंटू 3। कैलकुलेटर, तो 9.1 डिवाइडेड बाई 8.3, ओके 8.3 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 3 से, 0.36 10 की पावर -27। अब ये पता है किसके मास से मैच कर रहा है? हल्का फुल्का ये मैच कर रहा है प्रोटॉन के मास से, जितना मुझे लग रहा है। वरना इसका भी तरीका बताऊंगा, ठीक है? प्रोटॉन के मास से मैच कर रहा है ये। मुझे कैसे पता प्रोटॉन के मास से मैच कर रहा है? ये प्रोटॉन ही है। बोलो मुझे कैसे पता? उसके दो तरीके बता रहा हूँ। एक तरीका कि मुझे याद है कि 10 की पावर -26 के आसपास पता है किसका होता है? प्रोटॉन का। एक तरीका तो है कि मुझे याद है। दूसरा ये कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर के पहले सीट पे सबका मास लिखा होगा, ठीक है? तो क्वेश्चन पेपर के पहले सीट पे जिस सबका मास लिखा होगा, चेक कर लेना कि 27 26 किसके आसपास आ रहा है, क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे ना आप, 3.6 इंटू 10 की पावर -26, ठीक है? तो देखना 26 किसका ऑर्डर है, तो आपको एग्जाम में दिखेगा रे 26 तो प्रोटॉन का मास है, अटैक। बात समझ गए? तो एक तो सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करके आप अपने क्वेश्चन पेपर को देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। एक तरीका तो था कि मुझे याद है, देखो ये तो आसान चीज है, कोई भी कर सकता है। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ, डेरिवेशन है, इसकी छोड़ो, मेन ये है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से। कई बार आपको ये बात याद रखनी होती है, चार्ज और मास का रिलेशन। देखिए प्रोटॉन का मास क्यू है, सॉरी चार्ज क्यू है, मास m। एक ड्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है जो कोई टीचर नहीं पढ़ाता 12th में, मैं पढ़ाता हूँ सिर्फ, और भी कोई पढ़ाने लगे जब से एग्जाम में आया है, ठीक है? क्योंकि आज से मतलब पिछली बार मैंने पढ़ाया था और इसके ऊपर क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो जो ड्यूट्रॉन है उसका चार्ज अगर क्यू लिखोगे तो मास 2m रहेगा, और अल्फा पार्टिकल चार्ज अगर 2q है तो मास 4m रहेगा। अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि एग्जाम में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आता है। जैसे कि बोलेंगे देखो एक प्रोटॉन है और दूसरा बोल देंगे ड्यूट्रॉन, तो बस तुम्हारा मुंह बंद हो जाएगा, क्योंकि ड्यूट्रॉन तुम पढ़ के ही नहीं आए। बोलेंगे इनके वेवलेंथ का रेशियो बताओ, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन के वेवलेंथ का रेशियो बताओ, तो क्या करोगे? तो मैं आपको बता दूं कि वेवलेंथ का फॉर्मूला बेसिकली होता है h/mv। तो आप बोलोगे h/mv प्रोटॉन के लिए, फिर बोलोगे h/mv। तो ड्यूट्रॉन का मास कितना लिखोगे? मास लिखोगे 2m, तो आप मास यहाँ पे लिखोगे 2mv। आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे एग्जाम देखो प्रोटॉन है ड्यूट्रॉन सेम स्पीड, ऐसे लिखा होगा सेम स्पीड है। क्वेश्चन में एक ना कंडीशन दी होती है हमेशा, बोलेंगे एक प्रोटॉन है ड्यूट्रॉन है सेम स्पीड है, बताओ वेवलेंथ का रेशियो। तो आप बोलोगे प्रोटॉन के लिए h/mv और ड्यूट्रॉन के लिए h/m, m की जगह पे 2mv। अब यहां से क्या करना? कुछ नहीं करना आपको, s से h काटना, m से m, v से v, तो 1/1 1/2, ये 1/1 हो गया, ये 1/2, तो 2:1 आंसर आ गया। तो इनमें से किसी का भी आ सकता है, अल्फा पार्टिकल के ड्यूट्रॉन के साथ, ड्यूट्रॉन का प्रोटॉन के साथ, प्रोटॉन का अल्फा के साथ, कुछ भी आ सकता है। रेशियो वाले क्वेश्चन आप खुद संभालेंगे, और आपको डी ब्रोगली के सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है? अब मैं बता रहा हूं इसके कुछ फेमस क्वेश्चन, ठीक है? जैसे फेमस क्वेश्चन में क्या है, कई बार ऐसा होता है आपसे ना, आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया होता है, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, आपको एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया होता है और आपसे वेवलेंथ पूछते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने बोला एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है मान लो हमारा 4 वोल्ट, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, कई बार इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल वर्ड होना चाहिए, पोटेंशियल या वोल्टेज वर्ड, वोल्टेज वर्ड दिखाई दे और आपसे वेवलेंथ पूछे, तो आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। ये इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है 12.3 अपॉन में रूट ऑफ वोल्टेज, यहाँ वी वेलोसिटी नहीं है, वोल्टेज है, एंगस्ट्रॉम में होता है ये। देखो जहां पर v का मतलब यहाँ पर वोल्टेज है, बस क्वेश्चन में जो भी वोल्टेज दिया हो डाल दो, आपका वेवलेंथ आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत फेमस होता है। बाकी देखो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक पता होना चाहिए, जो भी कॉम्प्लेक्सिटी थी वो मैंने आपको बता दिया। अब हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा है कि कैलकुलेट, एक इलेक्ट्रॉन है एंड अ फोटोन, दोनों का वेवलेंथ 1 नैनोमीटर है। वी आर गिवन विद द वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट देयर मोमेंटा, कैलकुलेट देयर मोमेंटा। देखिए मोमेंटा,
देखो वेवलेंथ जो होता है ना वो होता है h/p, h/p होता है, p मतलब मोमेंटम। तो आपको p निकालना है, तो p होगा h बाई वेवलेंथ 6.626 10 की पावर -34 एंड वेवलेंथ होगा 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। अब ये अगर मैं आपको आज नहीं पढ़ाता ये क्वेश्चन तो आप एग्जाम में कर ही नहीं पाते। आप लोग कहते हैं यार फोटोन का वेवलेंथ, आप ऐसे सोचते कि वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv, मोमेंटम निकालना है, मास नहीं पता, ऐसे ऐसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट वेरी सिंपल, जब मास ना पता हो तो h/p लिख के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है सेकंड, डिटरमाइन द एनर्जी ऑफ द फोटोन। हमसे बोला है फोटोन की एनर्जी निकालो। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला होता है h इंटू में फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम जो फ्रीक्वेंसी को ना, फ्रीक्वेंसी को लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। तो एनर्जी का हमारा फॉर्मूला बन जाएगा sc अपॉन में लैम्डा। तो प्यारे बच्चों ऐसे क्वेश्चन में पहली बात तो h की वैल्यू डालनी है, c की वैल्यू डालनी है और लैम्डा की वैल्यू डालनी है। h की वैल्यू सबको पता है 6.626 10 की पावर -34, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 एंड वेवलेंथ सबको पता है 10 की पावर -9। तो आप एनर्जी यहां पर जूल में निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है भाई साहब। क्या बात है। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/2m_k। खेल गया लड़का, खेल गया। क्वेश्चन ऐसे दिया इसने, कैसे खेल गया देखो। वेवलेंथ दे रखी थी, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली इसने, क्योंकि जनरली काइनेटिक एनर्जी ऐसे सोचते हैं हम हाफ mv², ठीक है, लेकिन ये वेवलेंथ वाला खेल है। तो देखो जी आपको वेवलेंथ पता है, h पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 की पावर -31, ठीक है। तो यहां से आप k निकालेंगे, जहां पर ये k है काइनेटिक एनर्जी। कठिन है, टफ, टफ इज टफ, दिस इज कठिन, आई बिलीव दिस इज कठिन, दिस कैलकुलेशन इज थोड़ी सी कठिन। तो भाई देख लो, आ रहा है तो आ रहा है, तो आप वैल्यू पुट कर दो। कैलकुलेशन नहीं हो रही तो छोड़ दो, आधे नंबर के चक्कर में अपना फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है एक प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल आर एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। देखिए पहली बात तो वेवलेंथ का जो फॉर्मूला होता है ना, आपको बताऊं, वो h/2m ev0। वही तो मैं कह रहा हूं, आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है ना पोटेंशियल, तो मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला ला दिया। अब E की जगह पर ना Q लिख दो। E का मतलब चार्ज होता है, Q V0, क्योंकि Q का मतलब सिंपल सा कोई भी चार्ज हो सकता है, जरूरी नहीं हो कि इलेक्ट्रॉन ही हो। तो लिखा है एक प्रोटॉन है एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। पोटेंशियल सेम है दोनों का, ठीक है। तो ये मान लो हमने लिख दिया प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन है ना प्रोटॉन, ये फॉर्मूला प्रोटॉन के लिए है, और बगल में ही लिख लो अल्फा पार्टिकल के लिए, अल्फा के लिए h/2m। m कितना होता है अल्फा पार्टिकल का 4, तो मास जगह पर लिखेंगे हम 4m। चार्ज कितना होता है 2q, चार्ज कितना होता है 2q, और v0 तो v0 ही है, नहीं समझे। जैसे यहाँ पर m है वहां पर क्या होगा 4m, जैसे यहाँ पर q है तो वहां पर क्या होगा 2q, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल है, बताया था मैंने आपको। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का v सेम है, दोनों में v सेम है, v मतलब ये दोनों में सेम है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो बोलेंगे बताओ किसका वेवलेंथ ज्यादा है। भाई सीधी सी बात है, देखो भाई इसी का वेवलेंथ ज्यादा होगा प्रोटॉन का। देखो प्रोटॉन का मास कम है, देखो देखो ना नीचे वाली वैल्यू कम है, देखो ये m है 2m है, तो नीचे वाली कम है तो वैल्यू इसकी वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा। यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू ज्यादा है, देखो 4 2, अगर नीचे का ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ, सॉरी नीचे का ज्यादा है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा कम, तो अल्फा का वेवलेंथ कम होगा और प्रोटॉन का वेवलेंथ क्या होगा ज्यादा। फिर विच हैज लेस काइनेटिक एनर्जी। ओ माय गॉड, अरे ये तो काइनेटिक एनर्जी पूछने लग गया रे। अब काइनेटिक एनर्जी का हिसाब कैसे लगाओगे। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, देखो जी वेवलेंथ वाला हिसाब लगाओगे। वेवलेंथ वाला हिसाब तभी लगाओगे जब वेवलेंथ के बारे में कुछ बताया हो। काइनेटिक एनर्जी एंड प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल। ओहो हो, तो ऐसे लगा सकते हैं, देखो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है QV0, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जिसका V0 तो दोनों में सेम है। देखो मान लो हमने प्रोटॉन के लिए लिखा है, प्रोटॉन के लिए लिखा, एक बार लिख लो अल्फा पार्टिकल के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेट किया जा रहा है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का अगला फॉर्मूला क्या होगा अल्फा के लिए, चार्ज जगह पर 2q V0, चार्ज 2q होता है अल्फा का। अब दोनों का V0 सेम ही है, तो जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। लिखा है कि इलेक्ट्रॉन है इस बार एंड एक प्रोटॉन है इस बार, तो पोटेंशियल का है एक इलेक्ट्रॉन है इस बार और दूसरा क्या है प्रोटॉन। तो यहां पर जो मास आएगा इलेक्ट्रॉन का आएगा, ठीक है,
और यहाँ आएगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज तो दोनों का सेम ही रहेगा, चार्ज सेम रहता है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। क्वेश्चन है विच हैज ग्रेटर डी ब्रोगली वेवलेंथ। अब देखिए दोनों का चार्ज और पोटेंशियल सेम है, चार्ज पोटेंशियल सेम है, एच भी सेम है, एच भी सेम है, 2 भी सेम है, 2 भी सेम है, यानी वेवलेंथ मास पे डिपेंड कर रहा है। तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है तो इसका वेवलेंथ कम होगा। अब तुम बोलोगे मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है, आपको कैसे पता? तो तुम्हारे ना क्वेश्चन पेपर के फ्रंट पेज पे सब लिखा रहता है किसका मास कितना है। तो प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है 3 गुना, ये हम जानते हैं पहले से भी। तो इसका मास ज्यादा है प्रोटॉन का, तो वेवलेंथ इसका क्या होगा? कम, क्योंकि वेवलेंथ मास पर ही डिपेंड कर रहा है। विच हैज लेस मोमेंटम। अब देखिए मोमेंटम का देखिए आप लोगों ने ये पढ़ा होगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई पी। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका मोमेंटम कम होगा। तो वेवलेंथ किससे ज्यादा है बताओ? ऑब्वियसली इसका मास कम है ना, इलेक्ट्रॉन का मास कम है और वेवलेंथ क्या है? ज्यादा। अगर इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ज्यादा है तो मोमेंटम कम। समझ आ गया? तो मोमेंटम कम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। वेवलेंथ कम किसका है? प्रोटॉन का। नहीं समझे? ए यार क्या यार तुम यार कंफ्यूज नहीं होना है, समझना है। देखो क्वेश्चन मेरे को प्यारे बच्चों डुअल नेचर्स के कुछ अमेजिंग क्वेश्चन लेंगे। अब देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, भले यहाँ पर पंजाब लिखा हुआ है पर ये क्वेश्चन सभी बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो और आपके सिलेबस में डुअल नेचर नाम का चैप्टर है तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं अलग अलग पूरे ऑल ओवर इंडिया से क्वेश्चन उठाता हूं, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। आप दुनिया जहान के किसी भी बोर्ड से पढ़ते हो और आपके सिलेबस में ये चैप्टर है तो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट नहीं भी है तो आपको सीखना ये क्वेश्चन क्या है। अब देखो यहां पर एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैं हर क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते कैसे है वो बताने वाला हूं आपको। तो प्लीज अपने नोटबुक में इन सबको लिख लिख के प्रैक्टिस करना हाथों हाथ। भले ही एक क्वेश्चन में 2 मिनट की जगह 4 मिनट लग जाए, लेकिन हर क्वेश्चन को ऐसे सीखो, हर क्वेश्चन को ऐसे सीखो कि अगर कभी भी दोबारा ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कर सको। तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें सीखना है, दोनों में फर्क होता है। पढ़ तो आजकल हर कोई रहा है साहब, आप सीख के दिखाओ तब मजा आएगा। ठीक है, सो प्यारे बच्चों क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी। हमसे मालिक साहब फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं। व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन। अच्छा जी, अ फोटोन। अ फोटोन का मतलब होता है बेटा एक फोटोन, 1। हमसे एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है, हुज एनर्जी इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी देखिए एनर्जी जो है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है प्यारे बच्चों, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। थोड़ा सा बता दूं प्यारे बच्चों, ईवी का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और प्यारे बच्चों ई का जो मतलब होता है 1.6 10 की पावर -19। अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। देखो पहली बात तो क्वेश्चन इसमें फॉर्मुला लगेगा एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मुला, किताबों में लिखा होता है H इंटू में ऐसे करके, लेकिन हम किताब की तरफ नहीं चलते हैं, किताब से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लॉजिकली सोचो कि अगर हम H और F लिखेंगे तो ये हमारे दिल को सुकून देगा कि एनर्जी का फॉर्मुला H इंटू F होता है, जहां पर F का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है प्यारे बच्चों। अब मेरे सुंदर और सुशील बच्चों और मेरे समझदार बच्चों, एनर्जी आपको दिया हुआ है 66.3, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। अब H की वैल्यू कितनी होती है? 6.626 10 की पावर -34, और हमसे फ्रीक्वेंसी हमें निकालना है। तो मैंने E की जगह ये पुट किया, H की जगह ये पुट किया, F की जगह F। अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, इससे आपका आंसर गलत आएगा। अगर हम फ्रीक्वेंसी हर्ज में निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी SI यूनिट में निकालना चाहते हैं, SI यूनिट में, अगर हम फ्रीक्वेंसी SI यूनिट में चाहते हैं ना तो हमें इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल इज SI यूनिट। तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए यहां पर E की वैल्यू को डाला जाता है जो कि होता है 1.6 10 की पावर -19। अब प्यारे बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे। अब कई सारे बच्चों को वहां पर दर्द होता है। कहां पे दर्द होता है? उनके दिल में, दिमाग में, हर जगह दर्द होता है कि सर आप तो गंदे टीचर हो, आप गंदे टीचर हो, आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो। चल भाई मैं अच्छा टीचर बनके सॉल्व भी करवा दूं, तो क्या एग्जाम में मैं तुम्हारे बदले क्वेश्चन लिखूंगा, मैं तुम्हारे बदले आंसर करूंगा? जब तुम्हारे बदले मैं शादी नहीं करूंगा तो तुम्हारे बदले में क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं करूंगा। तो इस चीज को समझने का प्रयास करो प्यारे बच्चों। अब यहां से आपको अपना थ्योरम लगाना है और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ये जो नंबर है 66.3 इंटू 1.6 10 की पावर -19, उसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको इससे 6.626 10 की पावर -34 से। और कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसकी यूट्यूब पर वीडियो में डाल चुका हूं, हाउ टू डू कैलकुलेशन बाय अप्रोक्सीमेट मेथड। उस वीडियो को और देख लेना तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं दोबारा सिखाऊं कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो कमेंट कर दो, मैं दोबारा भी सिखा दूंगा एक अलग से 5 मिनट की वीडियो बना के कि हाउ टू डू एनी कैलकुलेशन इन मिनट्स, इन सेकंड्स, इन चुटकियों। सो प्यारे बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल 2 है आपको समझाने के लिए। अब ये क्वेश्चन क्या है समझिएगा ध्यान से। ये क्वेश्चन है ISCE का क्वेश्चन है, ISCE का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते देखो। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अ लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ इतना है। अब ये वेवलेंथ जो है 4950
ए नॉट 10 की पावर -10 मीटर, ए की वैल्यू होती है 10 की पावर -10। जो छोटी छोटी बातें सिखाऊंगा वो सीखते रहना, आपको दर्द कम होगा फ्यूचर में। देखो, कंसिडर एज ए कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ फोटोन, कि भैया एक लाइट है जिसके अंदर वेवलेंथ इतना है, इसको फोटोन की तरह माना गया है। ठीक है, फोटोन की तरह माना गया, क्या दिक्कत है, फोटोन की तरह माना गया है तो। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट? अब हमसे एनर्जी पूछा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अच्छा जी, तो देखो, एक फॉर्मूला तो ये होता है कि आप एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे। ये देखिए, एक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच इंटू में फ्रीक्वेंसी। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, इसको सी अपॉन में वेवलेंथ लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ लाइट अपॉन में वेवलेंथ। तो आप लोगों ने एनर्जी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही पढ़ा होगा, मुझसे ही पढ़ा होगा, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा। E इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लैम्डा एनर्जी का फॉर्मूला होता है। और आपने अगर मुझसे नहीं पढ़ा या किसी और से भी नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो। अब कौन सा लेट हो गया है, लेट कभी नहीं होता है, लेट कभी नहीं होता है, अगर आप ध्यान से समझो तो। प्लीज प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए। तो अब एनर्जी निकालनी तो है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप लोग क्या करोगे, आप बोलोगे चल भाई पहले एनर्जी निकालते हैं, तो एच की वैल्यू डालोगे 6.626 10 की पावर -34। फिर आप सी की वैल्यू निकालोगे, ओहो सर सी की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 की पावर 8। सर क्या बात है सर वेवलेंथ, सर वेवलेंथ दिया है क्या? हाँ वेवलेंथ दिया है 4950 10 की पावर -10। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका एनर्जी निकलेगा ना, आप इसको जब सॉल्व करेंगे, अभी आप ही को सॉल्व करना है। देखो, मैं सॉल्व करने बैठूंगा, मैं कर सकता हूं, लेकिन टाइम वेस्ट होगा। मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकता हूं, क्वेश्चंस की टेक्निक को बता सकता हूं, लेकिन सॉल्व तो आपको करना है। और सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है ना, तो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है कि किसी भी कैलकुलेशन को आप 10 सेकंड में कर सकते हो, खुट अप्रोक्सीमेट मेथड से। आप उसे देखना उस वीडियो को। तो इसको सॉल्व करोगे तो एनर्जी मिलेगा आपको जूल में। ये जो एनर्जी आएगा बेटा जूल में आएगा। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो होता है 1.6 10 की पावर 19 जूल। जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इतने जूल के बराबर होता है। बात को समझना, यानी कि इतने जूल होता है इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो प्यारे बच्चों, इस रिलेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इसको चाहते हो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, कभी भी जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ले जाना है, तो कुछ नहीं करना है। इस आंसर को, इस पूरे आंसर को, ये जो भी आंसर आएगा, इस सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा, मान लो मैं कहता हूं ये सॉल्व करके मेरा एक्स आ गया, एक्स, उस एक्स को आपको डिवाइड करना है 1.6 10 की पावर -19 से। तो आपको ना आंसर जूल में मिलेगा, जूल में, सॉरी जूल बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी जो भी आंसर आएगा उसको अगर हम 1.6 10 की पावर -19 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ट्रिक ही यही खेला है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर निकालना है, तो आपको लास्ट आंसर को इससे डिवाइड करना था। लेकिन इसके बदले मैं आपको ट्रिक भी दे सकता हूं। अगर आप इन सभी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, अगर आप सभी कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, तो चलो मैं आपको एक गजब की ट्रिक देता हूं। ट्रिक, अब इस ट्रिक को लगा के भी देखेंगे कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। ट्रिक ये है, अगर कभी भी आपको एनर्जी चाहिए, वो भी एनर्जी आपको चाहिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो देखो 12400 अपॉन में वेवलेंथ ए नॉट के साथ, ए नॉट वाला वेवलेंथ 12400 वेवलेंथ ए नॉट वाला। सर मेरे को तो समझ नहीं आया सर। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को ही करके दिखाता हूं इस ट्रिक से। जैसे मेरे को इस क्वेश्चन में बोला था कि आंसर मेरे को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, समझना, आंसर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए साहब। तो बोलूंगा देखो भैया, मैं बोलूंगा देखो सर, हमारे सर ने सिखाया था एक ट्रिक कि 12400 और वेवलेंथ होना चाहिए ए नॉट में। तो मैं बोलूंगा देख भाई, मेरा आंसर सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलेगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे 12400 को, अब मेरा जो वेवलेंथ है ए नॉट में कितना है, वेवलेंथ है 4950, ए नॉट के साथ है ना, ए नॉट के साथ, तो सीधा यहां पर डालना है 4950 यहां डालना है 4950, और मेरा आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। यानी वेवलेंथ आपको डालना है ए नॉट के साथ। तो वेवलेंथ ए नॉट में कितना है, ए नॉट के साथ वेवलेंथ कितना है 4950। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है एक लाइन में आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल होगा, क्या ये आंसर एग्जाम के लिए वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, सुन लो, अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तब भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। जेई का क्वेश्चन है तब भी इस प्रकार से कर सकते हैं। नीट का क्वेश्चन है तब भी इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आपके बोर्ड्स एग्जाम का क्वेश्चन है तो कृपा करके बोर्ड्स एग्जाम में ये खेल ना खेले। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बोर्ड्स एग्जाम में ये क्वेश्चन 3 नंबर का आ रहा है और तुमने एक लाइन में कर दिया तो तुम्हारे अंदर एक लाइन कर देगा वो। इस बात को समझो ध्यान से। तो कुल मिला के देखो, जो स्टैंडर्ड तरीका यही होता है, 3 नंबर के क्वेश्चन में या 2 नंबर का कोई बड़ा क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड्स में, तो इस तरीके से ही किया जाता है। बहुत सारे टीचर लोग ना बच्चों को ट्रिक बना के कूल बनते हैं। मेरे को हर क्वेश्चन का ट्रिक पता है भाई, मैंने जेई निकाला है भाई, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे एग्जाम्स निकाले हैं, तो मुझे क्वेश्चन को देख के करना, सॉल्व करना आता है। सबसे आसान तरीका होता है किसी भी जेई या नीट के क्वेश्चन करने का, आप डायमेंशन का मेथड लगा लो।
डायमेंशन से ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अच्छा, इसका डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, ये आंसर नहीं हो सकता, ये डायमेंशन मैच नहीं कर रहा, आंसर नहीं हो सकता, और जिसका डायमेंशन मैच कर गया वही हमारा आंसर है। तो ट्रिक बहुत सारे होते हैं। अगर हम जेई नीट पढ़ाने पे आ गए ना, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा वरना मैं बहुत बढ़िया करवा सकता हूँ, ठीक है। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं लिया था, कभी कुछ नहीं किया था, और मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम निकाले, तो बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रखी है पहले से ही। तो मैं एक बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कूल बनते हैं, पर ये बोर्ड्स के लिए कूल मत बनना। इसीलिए जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं बहुत दिल से, वो जेई में लाते हैं रैंक 40, रैंक 50, और बोर्ड्स में उसके 75% बन नहीं पाते। ऐसे आप हर साल केस सुनोगे कि एक बच्चे ने जेई में रैंकर है, लेकिन बोर्ड्स में 75% ना आने की वजह से उसको कॉलेज नहीं मिल रहा है। क्योंकि बोर्ड्स में नंबर लाना एक अलग चीज है, एक मेहनत का काम है, एक टेक्निक है। आप मानो ना मानो, यही सच्चाई है, ठीक है। तो प्लीज देखो, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करो, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ऐसे करो, बात क्लियर है। और दोनों से ही आंसर अप्रोक्सीमेट सेम आता है। सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ो फटाफट, चलो चलो चलो। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, और कह सकते हैं कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड टाइप का है, एनसीईआरटी का है और सीबीएसई का है। क्वेश्चन कह रहा है अ लेजर प्रोड्यूसेस मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, अब हमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, हमें तो फ्रीक्वेंसी से मतलब है। द पावर इतना रखा है, पावर, पावर दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वॉट। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन पहले निकालते हैं, चलो। तो एनर्जी ऑफ ईच फोटोन का मतलब होता है h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो h की वैल्यू 6.626 10⁻34 इंटू में फ्रीक्वेंसी 6 × 10⁻14। तो यहां से आपको मिल जाएगा एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। तो पहला क्वेश्चन तो बच्चों का खेल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख लो आप। अब इसका दूसरा क्वेश्चन से हम खेलना स्टार्ट करते हैं। लिखा ऑन एवरेज, ऑन एवरेज मतलब यहां पर आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो आंसर को, कैलकुलेशन को अपने हिसाब से कन्वर्ट करके अप्रोक्सीमेट ले सकते हो। हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड एमिटेड बाय द सोर्स। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको एक समझाने का प्रयास करता हूं, ध्यान दो। देखो, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, वो h इंटू फ्रीक्वेंसी होता है 1 फोटोन के लिए, और इसमें कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही बात है, 1 फोटोन के लिए। लेकिन जब बहुत सारे फोटोन होते हैं तो n से मल्टीप्लाई करना होता है। जहां पर ये n है ना, n नंबर ऑफ फोटोन होता है, नंबर ऑफ फोटोन। तो मैं ये वाला फॉर्मूला क्यों सोच रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है प्यारे बच्चों, इसने मुझसे बोला है कि हाउ मैनी फोटोन। हाउ मैनी फोटोन का मतलब है कि वो नंबर ऑफ फोटोन की बात कर रहा है, लेकिन वो नंबर ऑफ फोटोन नहीं मांग रहा, सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड मांग रहा है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो पर सेकंड, यानी हर सेकंड कितने फोटोन निकल रहे हैं। अब इन सब चीजों में ना बच्चे डरते हैं, पर मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूं। अब देखो, ये है मेरा नंबर ऑफ फोटोन, इस नंबर ऑफ फोटोन को हम टाइम से डिवाइड करेंगे। तो बेटा ये जो बनता है ना, ये n/t, n/t को ही बोलते हैं नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। देखो, इस पर का मतलब होता है डिवाइड करना, नंबर ऑफ फोटोन को टाइम से डिवाइड करना। अच्छा जी, तो अगर आपने यहां पर टाइम से डिवाइड किया है तो आपको इस साइड भी टाइम से डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप टाइम से n के नीचे डिवाइड करोगे तो e के नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा जी, है ना। मेरी बात को समझो, क्योंकि इक्वालिटी का साइन है, रिलेशनशिप में इक्वालिटी चलनी चाहिए। अगर लड़का टाइम पे दे रहा है तो मतलब, लड़का टाइम मतलब यार मैं क्या बोला था कि वो अपने संसाधन, टाइम से बच्चे की स्कूल की फीस भर रहा है, टाइम से घर का सामान लेके आ रहा है, टाइम दे रहा है, तो दोनों को साथ में इक्वालिटी। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड टी यहां से डिवाइड किया तो यहां भी टी से डिवाइड करना पड़ेगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम को ना हम पावर कहते हैं, पावर। एनर्जी अपॉन में टाइम को हम पावर कहते हैं, और ये बन गया नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, n/t नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, और ये h इंटू में f। तो प्यारे बच्चों, अब हमने ये फॉर्मूले को याद ही कर लिया कि पावर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इंटू h/f। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन को बोलेंगे भाई सेकंड पार्ट में क्या करना है, तो हमें निकालना है हाउ मेनी फोटोन, यानी नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो देखो, n/t इंटू में hf इज इक्वल टू पावर। क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है इतना, 2 × 10⁻³ तो पावर की जगह पर 2 × 10⁻³, और आपको ये निकालना है, ये तो आपको निकालना ही है, n/t तो आपको निकालना ही है, बस ये आपको निकालना ही है, ये चीज निकालना है, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी। तो n/t निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो, अगर मुझे n/t निकालना है तो hf को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 × 10⁻³ अपॉन में h 6.626 10⁻34 इंटू में f, है ना। f की वैल्यू कितनी थी जी, 6 10⁻14, और ये निकल जाएगा n/t, जो कि हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, एंड बिलीव मी, इसी को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं, है ना। यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है कि आप उसमें सोचने पे मजबूर कर रहे हो। अब एक बार ही सोचो, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है फोटोन, ओ सॉरी, अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स एमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना। क्या भैया कहीं पर वेवलेंथ इतना है जी, हमने कहा अच्छा जी वेवलेंथ है, एंड उसका पावर इतना है जी। सोर्स जो है, सोर्स लिखा है मोनोक्रोमेटिक सोर्स, एक सोर्स है, बल्ब है, मान लो बल्ब,
उस बल्ब का वेवलेंथ इतना है और उस बल्ब का पावर इतना है। अच्छा जी, अब बोला है नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड इन 2 मिनट्स। ओहो, इस बार नंबर ऑफ फोटोन बोला है लेकिन 2 मिनट भी बोला है और पावर दिया है पावर। तो प्यारे बच्चों हम मजबूरी में क्या बोलेंगे, भैया मुझे पावर का फॉर्मूला तो पता है, सर ने कहा था कि होता है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, मतलब टाइम से डिवाइड करना। अब h इंटू में फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। लेकिन जैसा कि यहां पर हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ हमें वेवलेंथ दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे हमारे सर ने कहा था फ्रीक्वेंसी जो होता है ना वो c अपॉन में लैम्डा होता है। तो प्यारे बच्चों यहां पर आप फ्रीक्वेंसी की जगह पर c अपॉन में लैम्डा लिख देना। अब कहानी समझो, क्वेश्चन में बोला है कि आपको निकालना है नंबर ऑफ फोटोन इन 2 मिनट्स। तो देखो ये रहा नंबर ऑफ फोटोन और टाइम इस बार आपको 2 मिनट पुट करना पड़ेगा क्योंकि टाइम की खुलेआम वैल्यू दी हुई है 2 मिनट। पिछली बार क्या था, टाइम था पर सेकंड। पिछले क्वेश्चन में ये जो टाइम है ना बेटा, ये है ये रहा पर सेकंड। पर का मतलब एक होता है, एक होता है, तो हम टाइम की वैल्यू यहां पुट नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा क्योंकि टाइम की वैल्यू बोला है 1 सेकंड, तो टाइम की वैल्यू पुट नहीं करनी थी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, वो खुलेआम कह रहा है भैया तुम्हें 2 मिनट में निकालना है। अच्छा जी, तो पावर की वैल्यू पुट करते हैं 66 वॉट। क्या बात है जी। अब नंबर ऑफ फोटोन की बात करें तो n हमें निकालना है जी, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। टाइम दिया हुआ है हमें, टाइम दिया हुआ है 2 मिनट। अब देखो 2 मिनट का मतलब हो गया 2 इंटू 10 की 2 इंटू 60। आपको सेकंड में इसको करना पड़ता है ना बेटा, आपको सेकंड में करना पड़ेगा, तो 2 इंटू 60। अब h की वैल्यू खुद पुट करना, c की वैल्यू h तो हो गया 6.66 10 की पावर -34। अबे भाई अब ये सब मुझसे करवाओगे क्या है? कल को तुम्हें शादी ब्याह करना है या नहीं करना, सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया, ये तो बहुत गलत बात है भैया। c यानी 3 इंटू 10 की पावर 8 और लैम्डा क्या है, लैम्डा है आपका 600 नैनोमीटर, 600 नैनोमीटर 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। देखो इस चैप्टर की सबसे खास बात क्या है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी ये सब नहीं आएगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सब सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर में आएगा जो बच्चों पेपर ने डिसाइड कर लिया कि बच्चों की 4 करनी है। मतलब बहुत सारे बच्चों को कब्ज बन जाता है, कब्ज, तो एक से काम नहीं हो पाता बेटा, तो पेपर सोचता है कि हम आसान कर दें काम, थोड़ा फील करना इसको, ठीक है। तो इस चीज को समझने का प्रयास करो कि मैं क्या कह रहा हूं, कि अभी कैलकुलेशन कितना टफ है। सोचो आपको n निकालने के लिए पावर है, ये है, सब सॉल्व करना पड़ेगा। अब तुम मुझसे चाहते हो कि सर आप सॉल्व करो मुझे कब्ज नहीं बनता मेरा एक ही ठीक है, मुझे 4 नहीं चाहिए है, तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा। ये फटाफट नोट करो। हेलो 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 प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन दोबारा बोल रहा सुनो। अगर आपको लग रहा है कैलकुलेशन से डर, कैलकुलेशन के सिर्फ आधे नंबर कटते हैं। आप वैल्यू पुट करके आओ, अटेम्प्ट करके आओ, स्टेप्स करके दिखाओ। अगर समझदार टीचर है 1 नंबर भी नहीं काटता, और काटेगा भी तो उसके हाथ में सिर्फ आधे नंबर है। मैं आपको गाइडलाइंस बता रहा हूँ, कैलकुलेशन के सिर्फ आधे नंबर कटते हैं अगर बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन क्या लेना यार। बच्चे 100 ला रहे हैं फिजिक्स में, 98 ला रहे हैं, 99 ला रहे हैं, और उनको भी हम यही तो पढ़ा रहे हैं, तो उनके कैसे आ रहे हैं 100 कैसे आ रहे हैं बताओ। क्या उसने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया होगा? किया होगा। पर जो पेपर चेक करता है ना वो दिमागदार बंदा होता है, वो कहता है यार एक तो एग्जाम का प्रेशर, क्वेश्चन पेपर इतना बड़ा, 3 घंटे का टाइम है, कैलकुलेशन बहुत हार्ड है, चलो कोई बात नहीं, बच्चे को पूरे नंबर दे देते, तो 3 के 3 ही मिलेंगे। कैलकुलेशन कभी भी जज नहीं होता कैलकुलेशन से इंसान, तो कैलकुलेशन की चिंता करोगे तो भाई कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको कॉन्सेप्ट लगाना आता है कि नहीं आता। टीचर आपके फॉर्मूला चेक करता है, अब वो पागल है कैलकुलेशन चेक करेगा, कोई नहीं करता यार कैलकुलेशन चेक। अब इस बात को समझने का प्रयास तो करो। आधे नंबर के लिए क्यों मरना है? आधे आपने अब देखो क्या करना था, यहां से n इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, ऐसी दिखा दो मल्टीप्लाई करके, n n n 4 स्टेप तक n को ले जाओ और फिर उस नीचे लिख दो छोटा सा मां कसम, बस हो जाएगा काम। ठीक है, मां कसम लिख दो, नीचे हो जाएगा काम। ठीक है बेटा, पहले बच्चों लिखा है फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट सेंसिटिव, फोटोन सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव। द वर्क फंक्शन इज इतना, ओ हो, हमें वर्क फंक्शन दिया है, ओ हो, हमें वर्क फंक्शन दिया है प्यारे बच्चों, क्या बात है सर। टेकिंग प्लैंक्स कांस्टेंट टू भी इतना, कह रहा है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू इतनी ले लो, ठीक है ले लेंगे जी। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, भाई साहब इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा? मुझे एक बार लिख के बता दो क्या फॉर्मूला लगेगा, कमेंट में लिख के बता दो। मैं आज बहुत स्लो मोशन में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे ना आंखों के ऊपर साइनस इकट्ठा हो गया है, जिससे मेरी आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही है। क्योंकि जब आपकी तबीयत खराब होती है, फीवर सर्दी जुकाम हो और आप दवाई खाते हो ना, तो वो मोटा मोटा लेयर बन जाता है। जब बेटा मैं ऐसे छींकता हूं ना तो देसी घी एकदम बढ़िया क्वालिटी का, सच बोल रहा हूं, जमा हो गया, साइनस जमा हो गया बेटा, बढ़िया क्वालिटी का। चलो लिखा हुआ है प्यारे बच्चों कि यहाँ पे वर्क फंक्शन है 3.3 10 की पावर -19 और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बताओ। देखो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है f0, ये मैंने पढ़ाया है यार। मुझे लगता है ना पूरे यूट्यूब पर बच्चों को कहीं से नहीं पढ़ना चाहिए, मेरे से आगे पढ़ लिया करो, आपको कहीं और भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थियरी बढ़िया करा दे रहा हूँ,
न्यूमेरिकल्स बढ़िया करा रहा हूँ, पेपर पेपर अभी तुम देखना रिजल्ट आएगा तुम खुश हो जाओगे, लेकिन पढ़ के जाना। अब कई सारे बच्चे होते हैं पेपर से 2 दिन पहले आएंगे, मुझसे पढ़ेंगे यूट्यूब पर 2 दिन पहले, और फिर पेपर बेकार जाएगा कमेंट करेंगे मैं इसी से पढ़ के गया था पूरी रात, मेरा पेपर बेकार गया, पेपर हार्ड था। अबे भैया तूने रात भर पढ़ा था, पूरे 6-7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने पढ़ने होते हैं, रात भर पढ़ के एक रात में तो वो भी नहीं होता, तुम पेपर करने चले हो। आप सुनो, इसमें ये लगेगा वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच इंटू एफ नॉट, ठीक है। अब वर्क फंक्शन की वैल्यू जूल में दी हुई है, जरा 3.3 इंटू 10 की पावर माइनस 19, एच की वैल्यू पुट कर देना, एच की वैल्यू क्या है 6.6 10 की पावर माइनस 34, और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, निकाल लेना, इसको डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर आप कर दो, तुम्हारे बदले सारे काम मैं करूंगा, अगर ये क्वेश्चन भी मुझसे करवाओगे तो सारे काम पूरी जिंदगी। अब देख लो फिर, अगर तुम चाहते हो क्वेश्चन मैं करूं तुम्हारे बदले के सारे काम मैं करूंगा पूरी जिंदगी, सारे काम बोल रहा हूं मैं, आप देख लो अपने हिसाब से फिर। अबे भाई एग्जाम तुम्हें खुद लिखना है प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा निहारो, इसको थोड़ा देखो, इसको थोड़ा प्यार करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्यार करो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज इतना, कह रहा है सीजियम का वर्क फंक्शन इतना है। ओ हो, सीजियम का वर्क फंक्शन इतना है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। अच्छा वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है यार, यही तो प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस के साथ, ये कैलकुलेशन इतनी तगड़ी रखते हैं। तो वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इतना, अब लिखा है फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम। ओ हो, हमसे एफ नॉट बोला है, तो चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच एफ नॉट, हमसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला है, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एच की जगह पर 6.626 10 की पावर माइनस 34, और एफ नॉट की जगह पर हम डाल देंगे, एफ नॉट तो पता ही ना है, यही तो निकालना है, अरे यही तो निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है प्यारे बच्चों, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें नीचे, हमें जूल चाहिए, तो हमें ई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2.14, ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर माइनस 19। अब प्यारे बच्चों फ्रीक्वेंसी यहां से निकल जाएगा, इसको नीचे डिवाइड कर देंगे हम, 6.6 10 की पावर माइनस 34। अब देखो दोबारा बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन की टेंशन मत लो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आप अच्छे से स्टेप्स को फॉलो करते हो, टीचर जानबूझ के आपके नंबर नहीं काटता। और बच्चों की एक सबसे बड़ी गलतफहमी है, गलतफहमी ये है कि बच्चे ये नहीं समझते हैं कि इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल आएगा, और मान लो मुझे एक न्यूमेरिकल में 5 मिनट लगाने भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आप लॉजिकली सोचो, ये तो हम इकट्ठे कर रहे हैं इतने सारे न्यूमेरिकल, तब हमें लग रहा है कि और यहाँ भी कैलकुलेशन, यहाँ भी कैलकुलेशन, यहाँ भी कैलकुलेशन है, यहाँ भी कैलकुलेशन है ना। इस चैप्टर से ये सब क्वेश्चंस नहीं आएगा, हम तो टफ पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर टफ पेपर। आसान क्वेश्चन आएंगे ग्राफ वाले, आसान क्वेश्चन आएंगे रेशियो वाले, वेवलेंथ का रेशियो वाला, वो मैं आगे कराऊंगा आपको, दे आर वेरी टफ, दे आर कॉम्पिटेंसी बेस्ड। अब ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मैं गया और मैंने कोई भी क्वेश्चन उठा लिया, मैंने इस क्वेश्चन को सिलेक्ट करने में टाइम लगाया, बहुत सारी चीजें रिसर्च करके क्वेश्चन लाया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है। तो यहां से ये हो गया। अब यहां पर देखोगे इसका सेकंड पार्ट देखो, बी बी फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट ब्रॉट टू जीरो बाई स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा खतरनाक सा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अब देखो वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट आप कैसे निकालते हो, देखो तो मैं आपको बता दूं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन क्या होती है, H इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर हमें कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो, अगर कभी भी हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हो तो हम लिखते हैं H इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ईवी नॉट, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया है तो। अब प्यारे बच्चों हमें उसने बोला है कि भैया तुम वेवलेंथ निकालो लाइट की, ये रहा इंसिडेंट लाइट, बेटा ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, ये फोटोन की फ्रीक्वेंसी होती है जो इंसिडेंट कर रहा होता है, जो गिर रहा होता है। तो हम यहां पर ना H तो H रहेगा, फ्रीक्वेंसी जगह पर लिख देंगे C बाई लैम्डा, तो यहां से हमें वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। अब जैसा कि हम वर्क फंक्शन तो जानते ही है, वर्क फंक्शन की वैल्यू ये रही जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में किया था, तो वर्क फंक्शन की वैल्यू जूल में डालेंगे भैया, कितनी आ रही है 2.14 1.6 10 की पावर माइनस 19, प्लस E की वैल्यू पता ही है, E की वैल्यू होती है 1.6 10 की पावर माइनस 19, और V की वैल्यू कितनी दी हुई है। अच्छा यहां पर एक गजब बात बता रहा हूं आपको, और एक चीज ध्यान रखना, सुनो यहां लिखा हुआ है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो एक चीज ध्यान रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ध्यान रखना कि ये बहुत सीखने वाली बात है, आप इसको मिटाओ,
आप बोलोगे कि मुझे जो पोटेंशियल है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में मिला है, वो हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिला है। कितना मिला है? तो हमें मिला है कितना? 0.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.60। तो आप यहां लिख लो कि आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो मिला है 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम जब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं प्यारे बच्चों, तो इस फॉर्मूले में हमें जूल में पुट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब कुछ जूल में लेके चल रहे हैं। देखो, हम वर्क फंक्शन को ऐसा यूनिट में, सब कुछ ऐसा यूनिट में, तो जब आप पुट करोगे तो v की वैल्यू आप इतना उठाओगे 0.60, तो 0.60 है, और e की वैल्यू रहेगी आपकी 1.6, एक मिनट, 1.6 10 की पावर -19। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो वोल्ट रखा है 0.60, आपको ये पकड़ना है कि वोल्ट यहां पर 0.60, ठीक है, और e की वैल्यू तो आएगी इतनी, ठीक है। तो यहां से आपको 0.60 ही पकड़ना है, यहां पर आपको 0.60 ही पकड़ना है सिर्फ, भले यहां पर ईवी लिखा हुआ है पर आपको इसमें से वोल्ट वी नॉट की वैल्यू 0.60 पकड़ना है, और यहां पर ई ऑलरेडी है, ये रहा ई 1.6 10 की पावर -19। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां पर ईवी लिखा हुआ है तो हम इससे क्या उठाए। देखो, इससे हमें सिर्फ पोटेंशियल उठाना है, और पोटेंशियल होगा 0.60, तो यहां पर v आपका 0.60 होगा, क्योंकि आप e ऑलरेडी फॉर्मूला में यूज कर रहे हो एक। अब प्यारे बच्चों यहां से अब क्या होगा, अब यहां से असली खेल स्टार्ट होगा, जब आप h की वैल्यू डालोगे, c की वैल्यू डालोगे, फिर जाके आप वेवलेंथ निकालोगे। वेरी टफ, एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वाइज टफ नहीं है, कैलकुलेशन वाइज टफ है। तो आप सिर्फ क्वेश्चंस को सीखना सीखो, कैलकुलेशन की तरफ मत जाओ यार। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैं आपको बहुत सिंपल बात बोल रहा हूं, ज्यादा कैलकुलेशन के चक्कर में पड़ोगे सब बर्बाद हो जाएगा। हमारे हाथ में क्या है, चलो समझता हूं, हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में इतना है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़े और जितना हमसे हो सकता है उतना करें। अगर आप कैलकुलेशन को लेकर डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपकी गलतफहमी है। एग्जाम में कभी भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन जानबूझ के नहीं बनाया जाता है, क्योंकि बच्चे को पूरा पेपर करना है, आप उसको बर्बाद नहीं कर सकते। तो अभी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लग रहा भाई कैलकुलेशन है, पर एग्जाम में क्या ये सारे आने वाले? सारे नहीं आने वाले। अब प्यारे बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted from a metal surface when UV light इतना नैनोमीटर। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक मेटल सरफेस है, उस पर एक फोटोन गिरता है, फोटोन की वेवलेंथ दी हुई है 300 नैनोमीटर, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन क्या है, देखो इसके मैंने थ्योरी तो पढ़ा रखी है आपको, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल। देखिए, नेगेटिव पोटेंशियल का मतलब होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, हमसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। अभी क्वेश्चन बहुत टफ है, ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। टफ इस सेंस में है कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, आप बस सीखो कि क्वेश्चन को करते कैसे। दोबारा बोल रहा हूं, हमें बस सीखना है कि क्वेश्चन को करते कैसे, क्वेश्चन नहीं करना है। अब देखो, एक इक्वेशन है HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस EV नॉट। आप इस तरीके से निकाल सकते हैं इस V नॉट की वैल्यू। अच्छा, V नॉट तो दिया हुआ है, समझो, पर इसको लिख लो। लिखा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एमिशन इज इतना। हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये हमारा एक इक्वेशन है जिसमें हम स्टॉपिंग पोटेंशियल का यूज करते हैं, ठीक है, हमें हल्का हल्का याद है। और एक और इक्वेशन है जो हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला, कि EV नॉट होता है काइनेटिक एनर्जी के बराबर, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो ये कुछ इक्वेशन हम जानते हैं। तो क्वेश्चन में हमें V नॉट दिया हुआ है, अच्छी बात है, V नॉट की वैल्यू दी हुई है 54 वोल्ट। क्वेश्चन में कैलकुलेट करने को क्या बोला है, द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। देखो, इस फोटोन की एनर्जी आप इजीली निकाल सकते हो, दो तरीके, चलो करते हैं। एक तरीका तो ये है कि आप बोलो भाई एनर्जी का फॉर्मूला होता है SC अपॉन में लैम्डा। हम 4 बार बातें कर चुके हैं कि एनर्जी का असली फॉर्मूला होता है H इंटू फ्रीक्वेंसी, पर फ्रीक्वेंसी को C अपॉन में लैम्डा। तो आप एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल सकते हो, H पता है, आप बोलोगे जी हमें H पता है, ठीक है, हमें C पता है, हाँ जी पता है, और हमें लैम्डा पता है। लैम्डा कैसे है, लैम्डा उसने दिया हुआ है कि जो लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो 300 नैनोमीटर है। तो आप यहाँ पर 300 और नैनोमीटर, नैनो 10 की पावर -9 पुट कर सकते हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा फोटोन की एनर्जी। तो पहला क्वेश्चन आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। पर मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका है जो आसान है। एनर्जी का फॉर्मूला होगा 1240, वेवलेंथ आपका नैनोमीटर में लेना है पूरा, तो आंसर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। यानी कि जब हम 1240 लिखेंगे तो वेवलेंथ नैनोमीटर में, तो वेवलेंथ नैनोमीटर के साथ सिर्फ 300 है, 300,
यानी यहां पर आपको 300 ही लिखना है, यानी वेवलेंथ नैनोमीटर के साथ ही लिखना है। जैसे मैंने यहां पर क्या किया, मैंने नैनोमीटर को खोल दिया, मैंने यहां खोला है, यहां नैनोमीटर को नहीं खोलते, और ऐसा हमने क्वेश्चन किया था एंगस्ट्रॉम वाला, हमने वहां पर ए नॉट की वैल्यू को खोला नहीं था, मैं याद दिलाऊं तो। चलो चलते हैं उस क्वेश्चन पे। कटे ये रहा, हमने यहां पर ए की वैल्यू को नहीं खोला है, सिर्फ वेवलेंथ लिखा है 4950। तो यहां पर है 12400, 2 जीरो है जब ए की बात करते हैं। अब यहां पर जो मैं आपको सिखाने आया हूं आज, यहां पर आप देखोगे तो 1 जीरो है, क्योंकि यहां पर हम एन का इस्तेमाल कर रहे हैं नैनो का, सॉल्व करेंगे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। अभी दोनों ही तरीके से सही है, क्योंकि क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जब क्वेश्चन 1 नंबर का आए आप इसको इस्तेमाल करें, कम नंबर के लिए इस्तेमाल किए डायरेक्टली। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, अब इसने क्या बोला है कि आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए। अब इसने बोला कि आंसर भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होना चाहिए, इसीलिए मैंने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले फॉर्मूले से किया। तो ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। फिर लिखा है द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। अब देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है, इसका सेकंड क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है वैसे ये काफी ज्यादा, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी करवा रहा हूं, सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इंटू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.54, और बगल में है E, तो E को आप ऐसे लिखते हो 1.6 10 की पावर -19। कोई दिक्कत नहीं है, पर यहां पर आप एक गलती करेंगे, ये जो आपका आंसर आया है, ये काइनेटिक एनर्जी का जो आपका आंसर आया है, मैं ऐसे लिखता हूं, चलो इसे सॉल्व करके जो काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया है वो आया है 1.6 10 की पावर -19 इंटू में 0.54। तो ये जो आंसर आया ना आपका, ये जूल में आया है, क्योंकि आपने सारी वैल्यू पुट करी, आपने v की वैल्यू पुट करी, e की वैल्यू पुट करी, तो आंसर ऐसा यूनिट में आएगा। पर इस क्वेश्चन बनाने वाले के अंदर एक कीड़ा है, वो कीड़ा वहां तक पहुंच गया बेटा। उसने क्वेश्चन बनाया बहुत सुंदर और बोला क्या कि भैया एक्सप्रेस ऑल आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने जो आंसर निकाला है वो जूल में है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करने के लिए मैंने आपको कहा था कि जब हम इस आंसर को जूल वाले को डिवाइड किसे करते हैं, 1.6 10 की पावर -19 से, तो ये कट जाएगा, और आंसर हमारा जूल की जगह पर किस में आएगा बताओ, हमारा जो काइनेटिक एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। तो ध्यान रखना प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अब इसमें थर्ड क्वेश्चन पूछा है द वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल। अरे यार अब इसने मुश्किल कर दिया, अब इससे हमसे वर्क फंक्शन पूछा है, तो हम बोलेंगे देखो HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ये वाला जो है ना, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला होता है HF इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क फंक्शन होगा हमारा HF माइनस काइनेटिक एनर्जी। अब हम एक दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे, हमने यहां पर एनर्जी निकाल ली है, देखो HF वाला, मैंने क्या कहा था कि इससे सॉल्व कर लो या इससे सॉल्व कर लो, आंसर सेम आता है। ये HF ही है बेटा, ये H इंटू फ्रीक्वेंसी को सॉल्व करके ही आता है ये। तो देखो हम ना, सुनो हम एक काम करेंगे, हम ये वाला आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का लेंगे, ईवी का 1240 300। तो हम बोलेंगे देखो भैया HF की जगह पर हम पहले सॉल्व कर चुके हैं 1240/300, पर ध्यान रखना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और काइनेटिक एनर्जी भी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल चुके हैं 0.54। तो हमारा ये भी आंसर 0.54 जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो यहां से सॉल्व करके हमारा वर्क फंक्शन भी क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमारा वर्क फंक्शन आएगा। आप प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।